दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा ऐसे जो लास्ट टाइम हमने यहाँ छोड़ दिया था। हमने देखा कि राइटर बहुत ही आयरॉनिकल वे में बोल रहा है कि हम बच्चों को फ्रॉड सिखाना चाहिए स्कूल में। फ्रॉड, स्विंडलिंग यानी कैसे ठगी से पैसे कमाए जा सकते हैं, बेईमानी करना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये सब सिखाया जाना चाहिए। परंतु उसका जो मीनिंग है वो निकलता है प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ, कि हम थ्योरी तो सिखा देते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज दे देते हैं, किताबी ज्ञान तो दे देते हैं बच्चों को, परंतु उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, कैसे वो रियल में मतलब लाइफ में अपना करियर बनाए, किस तरह से वो पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हम देते नहीं है। उस बारे में राइटर बोल रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राइटर ने यहाँ लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, बैटलिंग विद द वर्ल्ड तक, है ना। तो राइटर ये बोल रहा है कि भैया जो ये स्विंडलिंग है यानी ठगी से पैसे कमाना, ये नहीं सिखाया जाता बेसिकली। और वो इंसान को तब पता चलता है, उसकी शादी वादी हो जाती है, उसके बाद में जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस करता है, तब पता चलता है कि उसके पास तो टैलेंट ही नहीं है कि जिससे वो अपना घर परिवार चला सके, ठीक है। तो दिस आई से इज सेमफुल नेगलेक्ट। तो राइटर बोल रहा है कि ये मेरी नजर में बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीज है कि इस चीज को नेगलेक्ट कर दिया गया है। किसको? स्विंडलिंग को नहीं सिखाया गया स्कूल्स में। तो उदाहरण के तौर पर बोलता है, हियर इज एन इंस्टेंस द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ स्विंडलिंग, कि भाई कम से कम बहुत मूलभूत, बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ स्विंडलिंग तो सिखाई देनी चाहिए थी। तो स्टार्टिंग की ठगी है वो तो कम से कम सिखाई देनी चाहिए थी। कहने का मतलब है कि ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ना दे पाओ तो कम से कम स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत तो सिखाई देनी चाहिए। That which is as it were the gambit of every operation, and that which is the sum total of all the simpler operations of commerce, consists in the giving a verbal assurance which it is intended to repudiate later by document or action। तो बोल रहा है कि कम से कम इतनी स्विंडलिंग तो सिखाई जानी चाहिए, इतनी ठगी, इतनी तो सिखाई जानी चाहिए थी जो कि हर काम को शुरू करने में काम आए। गैम्बिट ऑफ एवरी ऑपरेशन मतलब जो हर काम को स्टार्टिंग करने में एटलीस्ट मदद करे। बेसिकली जो कॉमर्स की बात कर रहा है वो, कि जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसके हर छोटे मोटे काम में कम से कम काम आ सके। स्टार्टिंग सिंपलर ऑपरेशन, छोटे मोटे कार्यों को कम करने में तो कम से कम वो काम आ सके। इतनी स्विंडलिंग तो सिखाई जानी चाहिए, यानी मतलब इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ठीक है, अब आगे अब हर बार मैं तो स्विंडलिंग ही बोलूंगा जो लिखा हुआ है, आप समझ लेना उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट गिविंग ए वर्बल एश्योरेंस, तो वो उदाहरण दे रहा है कि देखो, जैसे कि हम किसी को मुंह से अश्योरेंस देते हैं, मतलब उसको आश्वासन देते हैं, ठीक है। विच इट इज इंटेंडेड टू रेपुडिएट लेटर बाय डॉक्यूमेंट और एक्शन। और जो हमने किसी को आश्वासन दिया है, वो आश्वासन हम बाद में ठुकराने वाले हैं, हम उससे मुकर जाएंगे। और मुकर जाएंगे तो हम सबूत के तौर पर क्या दिखाएंगे? डॉक्यूमेंट दिखाएंगे या फिर कोई एक्शन दिखाएंगे। अब देखो, आपने आश्वासन तो मुंह से दिया है, परंतु जब आप उसके खिलाफ चले जाओगे, आप बोल दोगे मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। सामने वाला बोलेगा भाई तुमने तो बोला था मेरे से तुम ये काम कर दोगे। बोले मैंने तो ऐसा नहीं बोला, नहीं, देखो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, नहीं देखो इसमें तो कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं हुआ। तो आप जब उसके खिलाफ जाओगे, किसी को मुंह से आश्वासन देने के बाद में जब मुकरोगे तो डॉक्यूमेंट दिखाओगे। तो कम से कम इतनी बेसिक ठगी तो सिखाई जानी चाहिए। यू प्रॉमिस अ मैन समथिंग विच यू डू नॉट इंटेंड टू परफॉर्म, कि आप किसी से प्रॉमिस करते हो, एक व्यक्ति से, जो प्रॉमिस आप रखने वाले ही नहीं हो, वो प्रॉमिस तो आप तोड़ोगे तोड़ोगे। मतलब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, पूरा करने की। और यू गिव ए फॉल्स डिस्क्रिप्शन, या फिर आप किसी को गलत विवरण देते हो किस चीज का, विच रियलिटी विल लेटर एक्सपोज, जो बाद में असलियत सामने आ जाएगी उस गलत विवरण की। और इन सम अदर वे यू यूज द साइकोलॉजी ऑफ अफर्मेशन टू योर एडवांटेज, या फिर आप सामने वाले की हाँ भरवाने की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो कि सामने वाले को किस तरह से अपनी बातों में लाना है। तो कुल मिला के ये बेसिक फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग बताइए कि स्टार्टिंग की ठगी करने के कुछ तरीके, कि आप झूठ बोल के मतलब सामने वाले को एक झूठा वादा करें, बाद में उस वादे को ठुकरा दें, है ना। या किसी चीज का गलत डिस्क्रिप्शन दें उसको, यानी कोई चीज आपको बेचनी है तो उसका गलत विवरण दे दें। कल मैंने केचप का दिया था उदाहरण, फ्रेश टमाटोज करके लिखा आता है ऊपर उस पे, ना, पर एंड में उसके अंदर कहीं भी टमाटोज फ्रेश नहीं होते हैं, उसमें खुद भी एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसका वो मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ प्रचार के लिए है। तो मतलब आप गलत डिस्क्रिप्शन दो और फिर उसके बाद में उसकी रियलिटी तो एक्सपोज हो जाएगी, परंतु पहले तो चीज बिकी जाएगी आपकी। तो उदाहरण तौर पे कॉमर्स के अंदर ये सब चीज चलती है, वो एक तरह से कटाक्ष कर रहा है, बोलता है ये सब चीजें चलती है कॉमर्स में, ये सब चीजें रियल लाइफ में तभी वो धंधा चलता है एक्चुअल में देखा जाए तो। अब देखो, वेल व्हाट कुड बी सिंपलर देन टू हैव ए क्लास। बोल रहा है कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इन चीजों को सिखाने का, कि आप एक क्लास ऑर्गेनाइज कराओ, एक क्लास रखवाओ। इवन इफ इट वर बट हाफ एन आवर वीक, चाहे एक हफ्ते में एक बार ही क्लास हो और वो भी आधे घंटे के लिए हो, परंतु शुरुआत तो हो कम से कम। वेयर ऑल बॉयज वर ए सर्टेन एज वुड बी ट्रेन्ड बाय एग्जांपल, बोथ टू बी अपॉन देयर गार्ड अगेंस्ट द फॉल्स अफर्मेशन ऑफ अदर्स। और जहां पे सारे लड़के बॉयज को, स्पेशली कोई बॉयज की बात ही कर रहा है, क्योंकि ये उस तरह से कर रहा है कि गर्ल्स में ये टैलेंट नहीं होता ठगी करने का, तो इसलिए ये सिर्फ बॉयज को ये ट्रेनिंग देना चाहता है एक तरह से। तो आप
कह सकते हो एक तरीके से कि ये थोड़ा एंटी फेमिनिस्टिक चीज हो गई कि वो ये मानता है कि ट्रेड, व्यापार, बिजनेस ये गर्ल्स का काम नहीं है और ये सिर्फ बॉयज को ही मतलब इस तरह की चीजें करनी चाहिए। तो एक तरह से बोल सकते हो राइटर का एटीट्यूड थोड़ा एंटी फेमिनिस्टिक है, मतलब लेडीज के अगेंस्ट में है कि वो लेडीज को इस काबिल नहीं मानते। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। वो बोलते हैं बॉयज को सर्टेन एज, एक निश्चित सीमा के, एक फिक्स सीमा के बच्चों को, लड़कों को मतलब आप ट्रेनिंग दो। और उनको ट्रेनिंग किस चीज की दी जाए इस क्लास में, जो आधे घंटे के लिए आप रख रहे हो हफ्ते में एक बार कम से कम, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से बोथ टू बी अपॉन देयर गार्ड, कि वो किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गार्ड मतलब खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट द फॉल्स अफर्मेशन ऑफ अदर्स, दूसरों के झूठे वादों के खिलाफ खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। यानी ट्रेनिंग एक तो ये दी जाएगी कि आप खुद को कैसे बचाएं कोई और आपसे झूठा वादा कर रहा है तो। ठीक है, एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि टू मेक फॉल्स बट प्लॉजिबल अफर्मेशंस, कि आप खुद कैसे सामने वाले से झूठे वादे कर पाएंगे, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एक तो खुद कैसे बच पाए दूसरों के झूठे वादों से, दूसरे खुद कैसे सामने वाले को प्लॉजिबल, एक तो विश्वसनीय, जिन पे विश्वास किया जा सके, ऐसे झूठे वादे। ठीक है, themselves with all boldness, वो भी पूरी बहादुरता से, बिल्कुल बेशर्मी से बोले, which breed success to make affirmation particular, affirmations emphatic, affirmations probable, affirmations flattering, और इस तरह के बोल्डनेस से बोले कि आप भविष्य में एक विशिष्ट प्रकार का मतलब बोल सकते हैं झूठ बोल सको, या फिर बहुत जोरदार तरीके वाला, या फिर जो कि आपको मतलब जो कि मतलब सामने वाले को सही लगे, प्रोबेबल लगे, संभव लगे, या फिर फ्लैटरिंग चापलूसी वाला। यानी कि आप झूठा आश्वासन, इस तरह का आश्वासन, झूठा आश्वासन जो कि एक विशिष्ट आश्वासन हो, पर्टिकुलर हो, या बहुत जोरदार हो जिसपे आप बहुत फोकस करके बोल रहे हो, या फिर जो दिखने में एकदम साफ साफ सच लगे, या फिर बहुत चापलूसी वाला। अलग अलग तरह के आश्वासन हो सकते हैं जिनसे आप सामने वाले को फंसा सकते हो। कहने का मतलब आप प्रैक्टिकल नॉलेज के बहुत सारे इस तरह के तरीके होते हैं जिनसे आप मतलब दूसरों को पिछाड़ सकते हो और उस काम में आगे बढ़ सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी धंधा हो, कोई बिजनेस हो, किसी भी काम में आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छी है तो आप दूसरों को पछाड़ सकते हो। Even the negative side of this very necessary piece of training is not committed. Yeah, and boys are not taught, at least in any school with which I have acquaintance, the importance of non-meaningful falsehood. यहाँ तक कि इस नेसेसरी पीस, ये आवश्यक जो ज्ञान है ना इस ट्रेनिंग का, ये आवश्यक जो ट्रेनिंग है ना, इसमें इसकी जो नेगेटिव साइड है ना उसको भी छोड़ दिया जाता है, उसको भी नहीं बताया जाता। यानी जो नेगेटिव साइड है इस ट्रेनिंग की वो है कि बॉयज को ये नहीं सिखाया जाता। एटलीस्ट वो बोल रहा है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ या मैं जिस स्कूल के बारे में जानता हूँ उन स्कूल में तो एटलीस्ट ये नहीं पढ़ाते। किस बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी इन फॉल्सहुड, कि झूठ बोल के पैसा कैसे कमाया जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र की महत्वता, वो भी झूठ के अंदर, यानी झूठ में किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, इसको भी नहीं सिखाया जाता। अब देखो, इमेच्योर माइंड विल ऑफ कोर्स टेंड टू फॉल्सहुड एज ए नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अब वो बोल रहा है कि जो इमेच्योर माइंड होते हैं, अपरिपक्व दिमाग, यानी ऐसे स्टूडेंट बच्चे जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, झूठ का इस्तेमाल करते हैं एज ए नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, कि भाई झूठ बोलना इंसान के स्वभाव में शुरू से होता है। ठीक है, ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो उसको उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी झूठ बोल देंगे। ठीक है, बट द फोर्स ऑफ काइंडली नेचर इज हियर वेस्टेड बिकॉज इट लैक्स डायरेक्शन। परंतु ये जो ताकत है झूठ बोलने की, जो आपके प्राकृतिक, आपके स्वभाव में, काइंडली नेचर आपके स्वभाव में है, ये झूठ बोलना बचपन से, ये वेस्ट हो जाती है, ये वेस्टेड, क्योंकि आप इसको सही डायरेक्शन में झूठ नहीं बोल रहे हो। आप कहीं भी कुछ भी झूठ बोल रहे हो, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे आपको कोई मतलब मनी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा है। राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर बोलना चाह रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इस प्रैक्टिकल नॉलेज को आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो ना। उदाहरण देता हूं मैं आपको, अगर आपको कंप्यूटर ठीक करना आता है, आपको कंप्यूटर ठीक करना आता है, अब मोहल्ले में आपको पता चल गया दुनिया को इसको कंप्यूटर ठीक करना चाहता है, आप मतलब ऐसे ही दान दक्षिणा में, चल तेरा ठीक करता हूँ, तेरा ठीक करता हूँ, दोस्ती यारी सबका, दोस्तों को, यारों को, सबको मतलब ठीक करने लग गए हो, आप फ्री में ठीक कर रहे हो। अरे आपको आता है, टेक्निकल आपको ज्ञान है इस चीज का, परंतु आपने उसको सही डायरेक्शन में नहीं मोड़ा है। सही दिशा तो दो उसको, कि आप अपनी दुकान खोलो, बिजनेस स्टैब्लिश करो, वहां से आप पैसे लो लोगों से उस काम को करने के, तब आप पैसे कमा पाओगे। आप उसको वैसे ही वेस्ट कर रहे हो, ऐसे फ्री में आप लोगों का मतलब सही काम कर रहे हो। ऐसे कोई डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, पैसे नहीं ले रहा, मतलब बुरी बात नहीं है, कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट हर बार ऐसा करोगे तो फिर आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप सब कुछ ही काम फ्री में कर दोगे तो आप पैसे नहीं कमा सकते। इसके लिए, इस चीज के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे ये, कि आप जो ये झूठ बोलने की ताकत, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की बोल रहा है कि इसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, है ना, इसको सही डायरेक्शन नहीं दी जाती। यंग मैन गो आउट इनटू द वर्ल्ड लाइंग फ्रीली अबाउट द ग्रैंडियर ऑफ देयर एक्वेंटेंस। अब जो जवान लोग होते हैं वो इस संसार में जब उतरते हैं
तो या तो अपने एक्विंटेंस की मैं इस खानदान से बिलोंग करता हूँ, उसकी महानता का झूठा गुणगान गाएंगे। देयर पर्सनल प्रोवेस, हम में इतनी ताकत है, हम इतने बड़े लोग हैं, उसका झूठा गुणगान गाएंगे। एंड द रेस्ट, और बाकी सब चीजों का भी। ऑल मैटर्स कंड्यूसिंग इन नो वे टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विच इज द एंड ऑफ मैन। और इन सब का एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे जो मुद्दे हैं, सारे मैटर्स हैं, इनमें कहीं भी वो धन अर्जित नहीं कर सकता, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर रहा झूठ का, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज का। नाउ व्हाट कुड बी सिंपलर देन इन सच ए क्लास एज आई सजेस्ट। तो सबसे सिंपल चीज क्या हो सकती है ऐसी क्लास में, जो आधे घंटे क्लास रखने की बोल रहा है, उस क्लास में मैं क्या सजेस्ट करूंगा। आई एडमिट दैट हाफ एन आवर ए वीक इज रादर शॉर्ट, कॉमन्स में मानता हूं आधा घंटा वो भी एक वीक में बहुत कम होता है। बट एवरीथिंग मस्ट हैव ए बिगिनिंग, परंतु शुरुआत तो हो कम से कम, हर चीज की शुरुआत तो होनी चाहिए, चाहे कम पे स्टार्ट हो परंतु शुरू तो हो। ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज की क्लास तो शुरू हो कम से कम। What could be simpler than to give some direction at least to this pseudological factor। तो इस क्लास के अलावा क्लास में ही आप सही डायरेक्शन दे सकते हो, कम से कम इस झूठ के फैक्टर को। pseudological फैक्टर मतलब झूठ बोलने का जो एक मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको सही डायरेक्शन दे सकते हो स्टूडेंट्स को इन द माइंड, उनके दिमाग में। एंड ट्रेन इट टू द राइट एंड, और सही डायरेक्शन में आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो कि जहां उसका इस्तेमाल कर सके पैसे कमाने में। एग्जाम्पल्स शुड बी सेट बिफोर द यूथ, यूथ के सामने सही उदाहरण पेश किए जाने चाहिए। लेट द मास्टर रिसाइट सम ब्रैकेट स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ और स्किल सच एज इज कॉमन अमंग द यंग ऑफ द रिच। मास्टर जो ना क्लास का, मास्टर को क्या करना चाहिए, पहले एक स्टोरी सुनानी चाहिए, फेंकने की स्टोरी, ब्रैकेट स्टोरी, क्या आप फेंके जा रहे हो झूठ, है ना, अपनी ताकत की, अपनी स्किल। कोई व्यक्ति है अपनी ताकत और अपनी स्किल्स की स्टोरी बखान कर रहा है, ठीक है, ये चीज सुनाई जानी चाहिए यंग लोगों के बीच में, जो रिच लोगों के जो यंग बच्चे हैं उनको सिखाई जानी चाहिए ये चीज, पहले मतलब सुनानी चाहिए ऐसी स्टोरी। देन लेट हिम शो, और फिर उनको बताना चाहिए कि ये कितना ज्यादा एनर्जी का वेस्टेज है, कि आप भले ही पैसे वाले हो, आप कुछ भी हो या कुछ नहीं भी हो, परंतु आप हवा में झूठ बोले जा रहे हो और उस झूठ से आपको कोई पैसा कमाम नहीं आ रहा है, पैसा कमाया नहीं जा रहा है, तो ये बेकार है, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। एंड हाउ कैन एन इक्वल अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्स एक्सपेंडेड इन एन यूजफुल चैनल, और आप उतना ही अमाउंट का झूठ बोलने की ताकत इस्तेमाल कर सकते हो सही जगह पे, यूजफुल चैनल, सही माध्यम से अगर इस्तेमाल करोगे तो आप पैसा कमाओगे। जैसे आप फॉल्स डिस्क्रिप्शन की, झूठा डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, अब फ्लैटरी चापलूसी कर रहे हो, ये हो सकता है आपको 100 पाउंड कमा के दे दे। यानी कि अगर आप सही दिशा में सही तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे, यानी कि यहाँ झूठ वर्ड इस्तेमाल किया है झूठ बोलने को, परंतु ये बोल रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, कि प्रैक्टिकल नॉलेज का अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप पैसे कमाओगे। तो इट इज जस्ट इजी, ये इतना ही आसान है। द गुड प्रिसेप्टर वुड टेल हिज यंग चार्जेस, वो जो टीचर होगा वो अपने बच्चों से बोलेगा, यंग चार्जेस मतलब यंग स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट से बोलेगा कि ये इतना ही इजी है, इट इज जस्ट इजी, ये उतना ही इजी है टू ब्रैग अबाउट ए हॉर्स। जैसे आप एक घोड़े के बारे में झूठ बोलते हो कि बहुत ताकतवर है, बहुत जोर से भागता है, ऐसा वैसा वैसा घोड़ा है, ठीक है, दैट यू वांट टू सेल इज अबाउट से योर हॉर्समैनशिप। मतलब आप, ये उतना ही आसान है जितना आप एक घोड़े के बारे में बखान करते हो, उतना ही आप जिसे आप बेचना चाहते हो, जिस घोड़े को आप बेचना चाहते हो उसका जितना बखान करते हो, उतना ही आप अपनी हॉर्समैनशिप का भी बखान कर सकते हो, यानी आपकी घुड़सवारी की कला का भी बखान कर सकते हो, क्योंकि उसका तो कोई मार्केट ही नहीं है। घुड़सवारी, घोड़े का तो मार्केट तो है, घुड़सवारी की कला का कोई मार्केट ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू कैसे नापी जाएगी भाई, घोड़े की वैल्यू तो नाप सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि उसके लिए तो आप मुंह मांगी कीमत मांगोगे, भाई मैं तो इतना तेज, मैं तो इतना अच्छा स्मार्ट घुड़सवार हूं। अब उसको सामने वाला कैसे आकलन करेगा भाई, उसका आकलन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक एग्जाम्पल होना चाहिए। देखो घोड़े के लिए तो आप चल, ऐसा होगा कि ये सामने वाला घोड़ा बेच रहा है, आप देखोगे हाँ ये घोड़ा है, परंतु आप बोलोगे यार और भी घोड़े मार्केट में, चलो उनको देख आता हूँ मैं, ठीक है, फिर आगे बताऊंगा। तो उसके लिए तो आपके पास मार्केट है ना, उसमें आप और घोड़े उपलब्ध हैं, आप वहां चेक करके आ जाओगे। परंतु हॉर्समैनशिप के लिए कोई मार्केट नहीं है, कि घुड़सवारी की कला कहाँ ढूंढोगे अच्छा घुड़सवार हो, तो उसकी कोई मार्केट नहीं है जहां पर आप जाके चेक कर सको। तो ये बोल रहा है कि जितनी आसानी से आप एक घोड़े के बारे में झूठ बोल सकते हो ना, उतनी आसानी से आप अपनी कला के बारे में झूठ बोल सकते हो। इट इज जस्ट एज इजी टू लाई अबाउट द वैल्यू ऑफ समथिंग यू हैव फॉर सेल एज इट इज टू लाई अबाउट योर लाइनेज। जिस मतलब वो ये सेम ही चीजें दोनों। इट इज जस्ट जैसे आप झूठ बोलते हो, इजी टू लाई, जितना आसान है झूठ बोलना अबाउट द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की कीमत के बारे में झूठ बोलना जितना आसान है, जैसे आप बेचना चाहते हो, कोई चीज आप बेचना चाहते हो, उसकी कीमत के बारे में झूठ बोल देते हो, बोलते हो बस 10 रुपए की है, बोलोगे तो 100 रुपए की है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेन है, बोल दूं मैं कि भाई ये तो 1000 रुपए का पेन है, सामने वाले बोलेगा इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, बोल दो ये एकमात्र ऐसा पेन है, ऐसा पेन दुनिया में कोई बचा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं 1000 रुपए का बेचूंगा इसको, नहीं बेच रहा मैं 10 रुपए का, ठीक है। तो जैसे कि आप किस चीज की वैल्यू के बारे में, जिसे आप बेचना चाहते हो उस चीज को, उसकी वैल्यू के बारे में झूठ बोल सकते हो ना जितनी आसानी से, उतनी ही आसानी से इट इज टू लाई अबाउट योर लाइनेज, आप अपने खानदान के बारे में झूठ बोल सकते हो,
ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, सेम ही टेक्निक लगती है, तो फिर झूठ ऐसी जगह क्यों बोलना जहां पे आप पैसे ही नहीं कमा सकते? खानदान के बारे में झूठ बोल के कौन से पैसे कमा लोगे? बोलना है तो ऐसी जगह बोलो ना जहां से पैसे कमा सकते। कहने का मतलब है कि जितनी आसानी से, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे आप किसी को फ्री में कंप्यूटर ठीक करके दे रहे हो, उतनी आसानी से आप पैसे लेके भी ठीक कर सकते हो। सेम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी आपकी, सेम आपकी कला लगेगी, तो इससे बढ़िया पैसे लेके ठीक करो ना, कम से कम पैसे तो कमाओगे। ठीक है, वही बात है। अब देखो, बट इन दिस फर्स्ट केस यू ट्राउजर द टिप्स। अब पहले केस में कौन से, जब आप खानदान के बारे में झूठ बोलते हो, है ना, कि मैं इतने बड़े खानदान से बिलोंग करता हूँ, फलाना ठिकाना, वो सब। इसमें क्या होता है, यू ट्राउजर द टिप्स। ट्राउजर का मतलब होता है चोरी, चोरी करना होता है ट्राउजर का मतलब, और डिप्स का मतलब मनी, पैसा। यानी जिस तरीके से आप पैसे की, वो तो पैसे की चोरी के समान हो गया एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि आज जो वो खानदान है, उसकी जो पास्ट में हिस्ट्री रही है, उसका जो नाम है, वो इतने आपके पूर्वजों ने रकम कमाई है, आप बोलते हो मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूँ, सब मेरा है, मतलब कुल मिला के आप यही जोड़ना चाहते हो कि सब मेरा ही है ना? तो आपने एक तरीके से उस खानदान की पूरी रेपुटेशन खुद चुरा ली एक तरीके से, बातों ही बातों में। ठीक है, तो ये तो वैसे उदाहरण हो गया, परंतु जो सेकंड उदाहरण है ना, देयर इज नो स्टफ इट इज वेस्टेड एफर्ट, उसमें बिल्कुल कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने सही डायरेक्शन में अपनी टैलेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो दूसरा एग्जांपल था कि आप पैसे लेके काम करते हो। ठीक है, रिमेंबर देयरफॉर माय डियर बॉयज, इसलिए याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, टू चेक योरसेल्फ व्हेन यू आर अबाउट टू टेल एन अनइकोनॉमिकल फॉल्सहुड। हमेशा ध्यान रखो कि जब आप कोई झूठ बोल रहे हो, तो वो अनइकोनॉमिकल नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं आप ये ध्यान रखो, कहीं आप अनइकोनॉमिकल फॉल्सहुड तो नहीं बोल रहे हो, मतलब जिस झूठ से पैसा ना कमाया जा सके, कहीं ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप। काउंट 10 बिफोर यू स्पीक, इसलिए बोलने से पहले 10 तक गिनो, एंड कंसीडर, और सोचो, वेदर देयर बी नॉट रेडी टू योर हैंड सम सब्जेक्ट इन विच यू कैन फुली सेटिस्फाई दिस नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ लाइंग, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास में ऐसा कोई विषय हो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, और जहां पे तुम झूठ बोलने की कला का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। किसके लिए? एट द सेम टाइम टू प्रिपेयर सम एडवांटेज फॉर योर पॉकेट, अपनी जेब के कुछ एडवांटेज के लिए, मतलब पॉकेट, जेब की एडवांटेज का मतलब पैसे कमाने के लिए। यानी कि किसी से झूठ बोलो 10 बार पहले सोचो कि वो जो झूठ बोल रहे हो, कहीं आप उस झूठ का सही जगह इस्तेमाल कर सको, ऐसे विषय में इस्तेमाल कर सको जिसकी आपको नॉलेज है, तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। इस बात का आप बोलते वक्त ध्यान रखो, झूठ बोलते वक्त। कहने का मतलब वही है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज जब भी इस्तेमाल करो तो ध्यान रखो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, कि कहीं आप उसको सही जगह इस्तेमाल करो तो पैसे भी कमा सकते हो। इट मे बी ऑब्जेक्टेड टू मी दैट इफ दिस इज वेरी नेसेसरी रिफॉर्म were introduced and the elements of the modern commerce were taught in all our schools, the result would cancel out। अब वो बोल रहा है कि it may be objected to me। अब हो सकता है इस चीज का थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट करे, विरोध करे, कि अगर ये दिस वेरी नेसेसरी रिफॉर्म, अगर ये सुधार ला दिया जाए, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न कॉमर्स वर टॉट इन ऑल आवर स्कूल्स, तो आज के आधुनिक वाणिज्य के जो तत्व हैं, आज के मॉडर्न कॉमर्स वर्ल्ड के जो तत्व हैं, जो नॉलेज है, वो सारे स्कूलों में सिखाई जाने लगेगी। अगर मान लो इस विषय को इंक्लूड कर दे तो कॉमर्स के सारे नियमों को स्कूल में सिखाया जाने लगेगा, तो रिजल्ट वुड कैंसिल आउट, तो रिजल्ट तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा कि सभी सीख जाएंगे, तो सभी को आने लग जाएगा ये टैलेंट। ठीक है, तो फोर सिंस ऑल और आवर यूथ वुड बी फोर आर्म्ड, क्योंकि हमारे सारे जवान बच्चे हैं वो सभी इन टैलेंट को सीख जाएंगे, सभी इन स्किल्स को सीख जाएंगे, सभी को नॉलेज ज्ञान हो जाएगा इस चीज का। देयर वुड स्टिल बी वेस्ड इन ग्रेट वर्ल्ड आउटसाइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द बेटर शार्पर अगेंस्ट द वर्स्ट, परंतु उसके बावजूद भी कुछ तो कमजोर होंगे कंपैरेटिवली, कुछ ज्यादा स्मार्ट होंगे। तो क्या होगा, एक फिर भी कंपटीशन चलेगा। देयर वुड स्टिल बी वेस्ड इन द ग्रेट वर्ल्ड, इस संसार में बाहर, आउटसाइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द बेटर शार्पर अगेंस्ट द वर्स्ट, खराब के अगेंस्ट में जो बेटर और शार्पर होंगे उनके बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट तो चलेगा ही, क्योंकि बेटर और शार्पर फिर भी आगे निकल जाएंगे। भले ही सबको आपने ज्ञान दिया, क्लास में आप सबको समान रूप से पढ़ाते हो, परंतु कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना ज्ञान देना बंद कर दोगे, आप ये सोच के ज्ञान देना बंद कर दोगे कि भाई सभी सीख जाएंगे, फिर क्या मतलब रह जाएगा, है ना? सबको बराबर नॉलेज जाएगी, फिर तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी उस नॉलेज की। आप तो ऐसा मान के सोच रहे हो, तो फिर ज्ञान देना बंद कर दो, गलत बात है। अगर कोई सोचे कि मैं सभी को सिखा दूंगा, सभी को ज्ञान हो जाएगा, तो फिर तो उस ज्ञान की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सभी कॉमन हो जाएगा। बोलते हैं ना, जो वैल्यू किस चीज की होती है, जो कम होता है मार्केट में, जो चीज कम अवेलेबल उसकी वैल्यू होती है, वो महंगी होती है, जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है वो सस्ती मिलती है। तो इसलिए ये बोल रहा है, तो बोल रहा है गलत बात है, ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा शार्प और ब्राइटर होंगे, तो वो उनको ज्यादा अच्छा आता होगा, वो टैलेंट ज्यादा अच्छी तरह आता होगा, उनको ज्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो उनकी वैल्यू हमेशा मार्केट में ज्यादा रहेगी उनके मुकाबले जिनको कम आता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सब बराबर सीख पाएंगे, ऐसा होता नहीं कभी भी। ठीक है, अब देखो, विद विक्ट्री एज नाउ टू द मास्टर थीफ, क्योंकि
यहाँ तो वो चोरी की बात कर रहा है ना, तो क्योंकि जीतेगा तो मास्टर थीफ ही, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा। बट सच एन ऑब्जेक्शन अप्लाइज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। पर बोल रहे हैं इस तरह की ऑब्जेक्शन तो हर तरह की लर्निंग में है, क्योंकि आप कुछ भी ज्ञान दो किसी को भी, हर लर्निंग में होगा कि ज्ञान तो सभी को दोगे, है ना, परंतु सब बराबर से नहीं सीख पाते, कुछ आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। माई डिजायर इज टू रेज द जनरल लेवल ऑफ अर्जेंट्री इन दिस डिपार्टमेंट। मेरी एकमात्र जो इच्छा है ना वो ये है कि अभी तक तो जीरो लेवल पे हो आप, ठीक है, अभी तक प्रैक्टिकल नॉलेज के मामले में आप जीरो लेवल पे हो, कम से कम सबके सभी कुछ हद तक तो अभी तक जीरो पे है, कम से कम सबके सब 100 नहीं हो पाए, 100% तक नहीं सीख पाए, तो कम से कम 50% तो आ जाएगा ना, यानी कुछ हद तक एक लेवल तक तो सबको मिनिमम ज्ञान हो ही जाना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज का, एटलीस्ट ये मेरी डिजायर है। राइटर बोला कि माई डिजायर इज टू रेज द जनरल लेवल ऑफ अर्जेंट्री इन दिस डिपार्टमेंट। इस विषय में प्रैक्टिकल नॉलेज के डिपार्टमेंट में कम से कम एक आम लेवल तो ऊपर हो, अभी तो जीरो पे पड़े हैं सबके सब, कम से कम एक लेवल तक तो सबके सबको ज्ञान होना चाहिए, मिनिमम इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कम से कम। एंड स्पेशली नॉट टू लीव द मैन इन मिडिल एज विद द बिटर मेमोरी ऑफ द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। और खास तौर पे जो मिडिल एज वाले लोग हैं, मध्यम उम्र वाले 40 साल के आसपास के, वो ऐसा ना हो कि बाद में वो इस उनकी ऐसी कड़वी यादें लेके घूमते रहें कि हमको वो अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं, कि हम भी प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाते तो क्या हम भी अपना परिवार, हमारा मतलब कैरियर कुछ बना पाते, क्योंकि उनके पास में नॉलेज नहीं है तो वो भटक रहे हैं ऐसे ही। तो अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट थ्रू नो पर्सनल फॉल्ट बट थ्रू द नेग्लेक्ट ऑफ दोज हु हैड a sacred trust and who did not fulfill it। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपके हाथ से निकल गई वो आपकी पर्सनल फॉल्ट, आपकी गलती से नहीं निकली है, परंतु उन लोगों की गलती से निकली है जिन्होंने इस विषय को नजरअंदाज कर दिया, जिनकी ड्यूटी थी, वो सीक्रेट ट्रस्ट, जिन पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास था कि वो हमको सिखाएंगे ये चीजें, वो डिड नॉट फुलफिल इट, परंतु उन्होंने ये फुलफिल नहीं किया, हमको सिखाया नहीं है स्कूल नॉलेज, स्कूल में या कॉलेज में ज्ञान नहीं मिला, इस वजह से हमारे हाथों से अपॉर्चुनिटीज निकल गई और मध्यम एज में, मिडिल एज में जाके आज हम पछता रहे हैं। तो राइटर बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता लोग इस तरह से पछताएं मिडिल एज तक पहुंचते पहुंचते, इसलिए उनको कम से कम एक बेसिक लेवल, एक लेवल तक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, ठीक है। एट लीस्ट लेट द मैन ऑफ 50 बी एबल टू से टू हिमसेल्फ। कम से कम एक 50 साल का व्यक्ति खुद से इतना तो कह पाए कि आई हैड एवरी एडवांटेज, कि मेरे पास सारी एडवांटेज था, मेरे पास सारे सुविधाएं थी, माई मास्टर्स एट स्कूल, मेरे मास्टर्स ने स्कूल में, है ना, एंड नो वन मोर देन माई डियर ओल्ड हेडमास्टर मिस्टर डॉक्टर बगिंस। ये एक नाम दे दिया कि डॉक्टर बगिंस, से उदाहरण दे दिया कि मेरे हेड मास्टर डॉक्टर बगिंस, है ना। तो बोला कि मेरे मास्टर्स ने स्कूल में रिपीटेडली वार्नड मी अगेंस्ट द पेरिल ऑफ ऑनेस्टी। उन्होंने मुझे लगातार ये बात वार्न किया, मुझे सिखाया कि ऑनेस्टी के लिए कोई जगह नहीं है, ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है, एंड वर एट पेन्स टू टीच मी हाउ टू ओवररीच द इनोसेंट। और उन्होंने पूरा कष्ट उठाया इस बात में, सिखाने में मुझे कि मुझे किस तरीके से भोले भाले लोगों से आगे निकलना है, उनको उनसे पार पानी है, मतलब उनको ठगना है एक तरीके से, है ना, क्योंकि जो भोले भाले हैं वो मार्केट में कभी टिक नहीं सकते। बेसिकली आप कोई भी धंधा करो, बिजनेस करो, आप भोले भाले व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते। तो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि 50 साल का अगर व्यक्ति है तो वो कम से कम ये बोले कि मेरे पास पूरी सुविधाएं थी, मेरे टीचर्स ने मुझे पूरे ढंग से सिखाने की कोशिश करी थी, उन्होंने पूरी मेहनत करी थी मुझ पे ताकि मैं कुछ कर सकूं। इफ आई हैव प्रूव्ड क्लमजी, अगर मैं क्लमजी यानी मैं स्किल्स को नहीं सीख पाया, मेरे में वो एप्टीट्यूड ही नहीं था, दिमाग नहीं था सीखने का, एंड आई एम नाउ लिविंग एज ए पब्लिशर्स हैक, द फॉल्ट इज ऑल विद मी। और अब मैं पब्लिशर्स की रहमो करम पे, अब राइटर एक तरीके से खुद के लिए इंडिकेट कर रहा है कि जो राइटर होता है वही तो पब्लिशर्स के रहमो करम पे होगा कि उनकी किताब कौन छापेगा कौन नहीं छापेगा, उनके आर्टिकल कौन छापे कौन नहीं छापे। इसलिए क्योंकि मेरे में वो टैलेंट नहीं था, इसलिए मैं अपने टीचर्स की बात को सीख ही नहीं पाया, इसलिए आज मैं पब्लिशर्स के रहमो करम पर, उनके हैक पर, मतलब उनके एक तरह से रहमो करम पर जिंदा हूँ। द फॉल्ट इज ऑल विद मी, ये मेरी गलती है, मेरी टीचर्स की गलती नहीं थी। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ एक मिडिल एज पर्सन, एक 50 साल का व्यक्ति ये बात बोले कि सिखाया तो मुझे सब कुछ गया था स्कूल कॉलेज में, परंतु मैंने ही नहीं सीखा, वो मेरी गलती थी, ठीक है। As things now are, अब चीजें इस तरह से हैं कि many a man who has sunk to be a proofreader or even an author is in his heart bitterly reproaching those who launched him upon the world quite ignorant of affairs। अब चीजें ऐसी हो गई कि एक व्यक्ति जो प्रूफ रीडर भी एक तरह का काम होता है कि किसी ने आर्टिकल लिखा तो वो उसको दोबारा पढ़ के चेक करता है कि बेसिकली सब सही तो है ना इसमें, ठीक है। तो चाहे एक प्रूफ रीडर हो, चाहे एक ऑथर हो, लेखक हो, कोई भी हो, आज वो अपने दिल में बिटरली रिप्रोच, एक नफरत, एक कड़वा भाव लेके बैठा हुआ है, किनके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसको लॉन्च कर दिया, उसको इस संसार में छोड़ दिया बिना ये ज्ञान दिए। द वर्ल्ड क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ अफेयर्स, इस संसार का ज्ञान दिए बना बगैर ही, यहाँ किस तरह की दुनिया है, जहां पर किस तरह की चीजें चाहिए, किस तरह का ज्ञान चाहिए, उनका ज्ञान दिए बगैर ही उस व्यक्ति को इस संसार में छोड़ दिया गया। और जहां वो इस संसार का सामना नहीं कर पाया है तो मन में एक कड़वा भाव लेके बैठा हुआ है। तो इस तरह की परिस्थिति आज है। राइटर अपने टाइम की बोल रहा है कि हमारी पीढ़ी, जो खुद की पीढ़ी के लिए बोल रहा है, हमारी पीढ़ी को इस तरह का ज्ञान मिला नहीं है बेसिकली। तो वो आज कड़वा मन लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे दुनिया में।
क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। I conceive that the educationist who is ever eager to improve his changing science will here suggest particular subjects in this new department। अब वो बोल रहा है कि मैं मानता हूं कि जो एजुकेशनिस्ट, जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा के स्पेशलिस्ट हैं, who is ever eager to improve his changing science, जो कि बेसिकली साइंस को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर नए विषय को जोड़ना चाहते हैं, बेसिकली ये कह सकते हो, will here suggest particular subjects in this new department। तो वो बेसिकली मेरी इस बात को समझेंगे और नए विषयों को जुड़वाएंगे इस डिपार्टमेंट में, मतलब इस संबंध में, इस प्रैक्टिकल नॉलेज वाले संबंध में। जैसे कि वो उदाहरण पे उसने फ्रॉड, स्विंडलिंग, चीटिंग सब बोला है, तो है ना, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज के ही अलग अलग हिस्से हैं। तो वो बोलता है कि एक एजुकेशनिस्ट है जो, जिसकी सही में ये इच्छा होगी कि कुछ बदला जाए, एजुकेशन में, साइंस में बदला जाए, तो वो इन नए सब्जेक्ट्स को सुझाव रखेगा आगे, कि इनको डिपार्टमेंट में सुझाव रखेगा कि इनको जोड़ा जाए। ही विल सी एन एक्सपेंडिंग होराइजन ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको एक बहुत जबरदस्त मौका मिलेगा नए विषयों को जोड़ने का, कि इस नए विषय को जोड़ने के बाद में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी दुनिया के सामने। माई वर्ड्स हैव राउज्ड एंथुसियाज्म इन हिम, ऐसे शिक्षाविद के सामने मेरे शब्द जोश से भर दिए, मतलब उसको, वो शिक्षाविद मेरी बातों को सुन के बहुत ज्यादा जोश से भर गया। ही विल आस्क मी, और फिर वो मेरे से पूछेगा, बेसिकली ये राइटर कल्पना कर रहा है एक तरीके से कि ऐसा जो शिक्षाविद होगा, उसको इंटरेस्ट होगा कि वो कुछ चेंज लाए एजुकेशन सिस्टम में, तो वो मेरी बातों से बहुत जोश से भर जाएगा। फिर वो मेरे से पूछेगा उदाहरण के तौर पे कि हु आई हैव नॉट इंक्लूडेड स्पेशल क्लासेस इन ब्लैकमेल, मोनोपोली, बुलिंग, ब्राइबरी, परजरी एंड सो फोर्थ। तो वो मेरे से पूछेगा कि आपने स्पेशल क्लासेस के अंदर जो आपने क्लास चलाने की बात कही है एक नए विषय की, उसमें आपने ब्लैकमेल को, मोनोपोली को, ब्लैकमेल मतलब डराना धमकाना, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, बलिंग मतलब एक प्रताड़ना करना, मतलब परेशान करके कोई चीज काम करवाना, ब्राइबरी मतलब रिश्वत, परजुरी, ये सब ठगना, ये सब होता है। तो आपने इन सबको क्यों नहीं इंक्लूड किया अपनी स्पेशल क्लासेस के अंदर, वो मेरे से ये पूछेगा। तो मैं फिर उसको क्या जवाब दूंगा? यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है। ऑल दीज शुड हैव देयर प्लेस स्पेशली फॉर ओल्डर बॉयज, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बोल रहा है, ये जो विषय है, ब्लैकमेल, मोनोपोली, बलिंग, ब्राइबरी, परजुरी, ये सब थोड़े से क्या है ना, ये ओल्डर बॉयज के लिए है। ये कोई स्टार्टिंग में छोटे बच्चों, जवान बच्चों के लिए नहीं है। थोड़े से जब ज्यादा वो मैच्योर हो जाएंगे दिमाग से, तब उनको सिखाने के आएगा ये, अभी नहीं सिखाना उनको ये। बट दे मे वेल बी कंसिडर डेटर, उनको बाद में सोचा जा सकता है इनके बारे में, इन विषयों के बारे में बाद में सोचा जाएगा कि कब सिखाना है। परहैप्स सच सब्जेक्ट्स वुड बेस्ट बी लेफ्ट टू स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, या बोल सकते हो कि ऐसे विषयों को खास इंस्टीट्यूशंस के लिए छोड़ देना चाहिए, कि विशेष इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए जाने चाहिए जहां पे इनको सिखाया जाए। कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसी टेक्निकल नॉलेज होती है जिनको आप 12th के बाद में, स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन में नहीं सिखा सकते, है ना, उनको फिर बाद में ग्रेजुएशन हो जाए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद में उनके लिए स्पेशल कोर्स होना चाहिए, या फिर उनके लिए स्पेशल संस्थान होना चाहिए जहां पे उस टेक्निकल नॉलेज को सिखाया जाना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है ना। तो अब देखो, एक 12वीं क्लास पास आउट बच्चे फर्स्ट ईयर में आ गया, फर्स्ट ईयर में आते ही क्या उसको आप डायरेक्टली ही एक टफ काम दे देंगे, मतलब रोबोटिक्स सिखाना शुरू हो जाएंगे, तो वो उसको नहीं पल्ले पड़ेगा, रोबोट्स एंड ऑल दैट। पहले उसको बेसिक नॉलेज सिखानी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी कोडिंग करना, ये सब, तब जाके वो आगे जाके फ्यूचर में रोबोटिक्स सीखेगा वो, है ना। तो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े बड़े बच्चों के लिए, जब उनका माइंड मैच्योर हो जाए और वो एक बेसिक नॉलेज गेन कर ले, उसके बाद में भविष्य में सोचा जाएगा, और इनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन होंगे जहां ये पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। such as those which were so successful in the last generation under the name of Cramers, ऐसे institutions जो पिछली पीढ़ी के लिए क्रैमर्स कहलाते थे। क्रैमर्स वैसे रट्टा मरवाने वाले या लास्ट में तैयारी करने वाले, ऐसे संस्थानों में सिखाए जाएंगे। बेसिकली वो मजाक उड़ा रहा है पुराने संस्थानों का, जो रट्टा मारवाते थे ना, उनका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। तो ब्लैकमेल इन पर्टिकुलर, कि ब्लैकमेल जो है ना, वो तो खास तौर पे, वेरी लाइक द आर्ट ऑफ आउट फ्लैंकिंग इन मिलिट्री साइंस, ब्लैकमेलिंग उसी तरीके से जैसे कि युद्ध में, मिलिट्री साइंस के अंदर आप सामने वाले को एक तरीके से आउट फ्लैंक कर देते हैं। आउट फ्लैंक का मतलब उसकी टैक्टिक्स को फेल करके वो सोच रहा है कि आप ये करने वाले हो, परंतु आप उसको फेल कर देते हो, आप कुछ ऐसा कर देते हो और उसको सामने वाले को हरा देते हो। तो मिलिट्री साइंस में जिस तरह से आउट फ्लैंकिंग की जाती है ना, वैसे ही ब्लैकमेलिंग होती है। इसमें क्या होता है, रिक्वायर्स जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ब्लैकमेलिंग में संसार के बारे में सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए आपके दिमाग में, टू विच द माइंड कैन हार्डली अटेन टिल इट इज मैच्योर, और वो माइंड में तभी आ सकता है जब आपका माइंड थोड़ा मैच्योर हो, इसलिए ब्लैकमेलिंग को बाद में सिखाएंगे, है ना। नेपोलियन साइड, जैसे मैंने रोबोटिक्स का उदाहरण दिया ना, वही बात है कि टेक्निकल नॉलेज, कुछ ऐसी टेक्निकल नॉलेज होती है जो कि बाद में सिखाया जाना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए काफी वाइड नॉलेज चाहिए होती है दुनियादारी की, और मतलब दुनियादारी का मतलब जो उससे पहले बहुत सारी बेसिक नॉलेज पढ़नी पड़ती है, तब जाके वो स्पेशलाइज नॉलेज आप सीख पाएंगे, ठीक है। नेपोलियन ने कहा है कि बिवेयर व्हेन यू अटेम्प्ट टू आउटफ्लैंक दैट यू बी नॉट आउटफ्लैंक्ड योरसेल्फ। तो नेपोलियन बोनापार्ट, फेमस एक तरीके से राजा भी बोल सकते हैं, योद्धा, लीडर जो भी था फ्रांस का, तो उसने
एक बार कहा था कि सावधान रहें कि जब आप सामने वाले को आउटफ्लैंक, सामने वाले को चित्त करने की, मात देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट यू बी नॉट आउटफ्लैंक योरसेल्फ, कि कहीं आप खुद को ही ना मात दे लें, मतलब खुद ही ना मात खा जाएं, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप सामने वाले को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और सामने वाला आपको मात दे जाता है। ठीक है, असाउंड सेइंग, बिल्कुल सही कहा है नेपोलियन ने। For anyone in process of aging round his opponent extends his own communications and leaves an opportunity for that opponent to age round him। तो कहने का मतलब वही है कि जब कोई व्यक्ति, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति इस प्रक्रिया में होता है, वन इन प्रोसेस ऑफ एजिंग राउंड हिज अपोनेंट, कि अपने अपोनेंट को घेरने की प्रक्रिया में होता है वो, तो वो क्या होता है, एक्सटेंड्स हिज ओन कम्युनिकेशंस एंड लीव्स, वो तो खुद ऐसे निशान वो छोड़ जाता है, ऐसा मौका छोड़ जाता है इस दौरान कि वो खुद ही अपने अपोनेंट को मौका दे देता है और वो उसका अपोनेंट उसको घेर लेता है, एजेस राउंड हिम। तो मतलब वही होता है कि जब आप सामने वाले को घेरने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उस प्लानिंग में अक्सर आप खुद की प्रोटेक्शन करना भूल जाते हो, डिफेंस को भूल जाते हो, और डिफेंस में चूक होते ही सामने वाला आपको धर दबोच लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत बार क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है, ठीक है, परंतु आप मार्केट को ढंग से समझ नहीं रहे हो। आपने, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, आपने एक जगह दुकान खोली, अब आपने दिमाग नहीं लगाया कि दुकान जो खोली है, अगर उस इलाके में और 2-3 ऐसी दुकानें चल रही होंगी जो बहुत समय से चल रही होंगी, तो इट इज नॉट इजी टू डिफीट देम, उनको हराना इतना आसान नहीं है। वो आप कुछ भी कर लो, वो आपको मात दे देंगे। हाँ, आप बहुत ओवर स्मार्ट, बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट होंगे तो पॉसिबली आप कुछ ऐसी टैक्टिक इस्तेमाल करें और उन दुकानों को फेल कर दे और आपकी दुकान चल जाए। उसी तरीके से आप कहीं पर अच्छा पद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पद, तो उसके लिए जुगाड़ चाहिए होते हैं। तो आप जुगाड़ करोगे, आप सोच रहे हो मेरा ही जुगाड़ चलने वाला है, परंतु चला पता चला कि 10 लोग वो ट्राई कर रहे हैं और आपका जुगाड़ कहीं नहीं चला और वो लोग जीत गए, उनमें से किसी एक को मिल गया। तो ये चीज है। एंड सो इट इज विद ब्लैकमेलर, इसी तरीके से ब्लैकमेल के साथ होता है। टू ऑफन द ब्लैकमेलर जस्ट इन द एक्ट ऑफ सीजिंग हिज प्राइज, कि जब ब्लैकमेलर को लगता है कि वो जीतने वाला है और वो अपना प्राइज ग्रैब करने, सीज करने, अपना प्राइज लेने जा रहा होता है, मतलब एक तरीके से लगता है मैं जीत ही गया हूँ। तो जैसे उदाहरण के तौर पे एक पोस्ट इन द मिनिस्ट्री और व्हाट नॉट, कि जैसे कोई मिनिस्ट्री के अंदर पद ग्रहण करना चाहता है, जुगाड़ करके कि मिनिस्ट्री मुझे मिल जाए। आप चलो चुनाव तो आप जीत गए, आप चुनाव जीतने के बाद में नेता बनना है आपको, तो नेता बनने के लिए आप पार्टी से साठ गांठ बैठाओगे कि भाई आप बड़े बड़े नेताओं से थोड़ा जुगाड़ करोगे कि मेरे को बना देना, वो पद मेरे को दे देना, है ना, देखो मुझे ये शिक्षा वाला पद मेरे को मिल जाना चाहिए। तो ऐसे आप जुगाड़ बैठाओगे अपने अपने, है ना। तो आपको लग रहा है कि मेरा जुगाड़ तो बैठ ही गया है, आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि अब तो मुझे प्राइज मिलने वाला है, मतलब मुझे पद मिल ही जाएगा। फील से शार्प बाइट, तभी आपको एकदम तीखा दर्द होगा, एंड डिस्कवर्स टू इज हॉरर, आपको एकदम असलियत पता चलेगी दैट द टेबल्स आर टर्न्ड, की टेबल पलट चुकी हैं, यानी कि सामने वालों ने आपको डिफीट कर दिया है और पद कोई और ले गया। इसलिए ब्लैकमेलिंग में हमेशा सामने वाले सतर्क रहना चाहिए। तो वो कहने का मतलब वही है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, कभी भी आप मात खा सकते हो, क्योंकि हर कोई आपको हराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैसा तो एक हाथ से जाता है दूसरे हाथ में आता है, यही तो होता है। तो जब पैसा आपके यहाँ से गया है तो इसका मतलब किसी और ने कमाया है। तो कुल मिला के बात यही है, इसलिए कभी भी आप पीछे रह सकते हो दूसरों से। अब इन ए वर्ड द टीचिंग ऑफ दिस आर्ट ऑफ ब्लैकमेल इज द टीचिंग ऑफ वेरी डिफिकल्ट एंड स्किलफुल कॉम्प्लेक्स एक्शन विच मस्ट नॉट बी अटेम्प्टेड रैशली। तो बोल रहा है कि जो ब्लैकमेलिंग की जो आर्ट है ना, ये जो इसे सिखाना है ना, ये एक्चुअल में बड़ा डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट और स्किलफुल है, काफी ज्यादा कला चाहिए इसमें, काफी जटिल काम चाहिए इसके अंदर। तो वो इतनी जल्दीबाजी में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं सिखाना चाहिए, अटेम्प्टेड रैशली मतलब जल्दीबाजी में नहीं सिखाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई हैव सम हेजिटेशन इन रिकमेंडिंग इट फॉर द ऑर्डिनरी करिकुलम ऑफ स्कूल्स। इसलिए मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट है, आई हैव सम हेजिटेशन, मुझे कुछ हिचकिचाहट है थोड़ी बहुत, इन रिकमेंडिंग, इसको रिकमेंड करने में, यानी इस कोर्स को शुरू करवाने में। कहाँ पे? ऑर्डिनरी करिकुलम स्कूल्स, स्कूल्स के जो साधारण कोर्स होते हैं उसके साथ में इसको शुरू करवाने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, इस चीज को, इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल वर्क है, बड़ा स्किल चाहिए इसके अंदर, काफी टफ काम होता है। इसको इतनी जल्दी बच्चों को, क्योंकि उनका माइंड अभी इतना मेच्योर नहीं है, तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब जो हायर कोर्स होते हैं, टेक्निकल स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं, उनको बहुत जल्दी स्कूल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएंगे। Nevertheless, the very rudiments of it, or at any rate some idea of what it is, might profitably be given even to the younger boys। परंतु हाँ, कुछ वेरी रूडिमेंट्स ऑफ इट, कुछ इसके मूलभूत तत्व, उनको तो आप कम से कम उसका कुछ आइडिया एटलीस्ट वो दे सकते हो बच्चों को। माइट प्रॉफिटेबली बी गिवन, मतलब सक्सेसफुली आप कुछ बेसिक चीज सिखा सकते हो उस चीज की, मतलब डिटेल में नहीं जाओ, बेसिक चीजें आप स्कूल में भी सिखा सकते हो यंगर बॉयज को भी। एंड फॉर दिस पर्पस आई वुड सजेस्ट ए विजिट टू सम नेबरिंग एक्वेरियम वेयर द स्लो एंटिक्स ऑफ द क्रैब इन हिज टैंक सो ग्राफिकली मिमिक आवर पब्लिक लाइफ। और इस चीज के लिए मैं स्टूडेंट्स को ले जाना चाहूंगा पास के किसी नेबरिंग एक्वेरियम में, पड़ोस के। एक्वेरियम क्या होता है? जो मछली घर एक तरीके से, जहाँ बहुत सारी मछलियां तैर रही होती है ना कांच के डब्बों में,
तो वहां ले जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां उनको दिखाऊंगा स्लो एंटिक्स ऑफ द क्रैब, कि एक क्रैब की क्या चाल होती है, एक केकड़ा कैसे चाल चलता है टैंक के अंदर। तो वो जो केकड़े की जो चाल होती है ना, वो बिल्कुल सेम होती है जैसी हमारी पब्लिक लाइफ में हमारी चाल होती है, वो दोनों एकदम सेम होती है। क्योंकि देखो होता है, मैं अटेंशन ऑफ द लैड, द अटेंशन ऑफ द लैड, यानी बच्चों का मैं ध्यान लाना चाहूंगा किसकी तरफ, कुड बी डाइवर्टेड बाय देयर मास्टर टू द अल्टरनेटिव फुटिंग मूवमेंट्स ऑफ द टू ग्रैब्स। मतलब बोल रहा है कि जो मास्टर होगा, जो बच्चों को ले जाएगा वहां पे एक्वेरियम में, वो उनका ध्यान इस तरफ लाएगा, किसकी तरफ लाएगा, कि उन दो केकड़े जो टैंक के अंदर बैठे हुए हैं, उनके किस तरीके से मूवमेंट होते हैं, कितने फुर्तीले मूवमेंट होते हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो। तो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, दे विल ऑब्जर्व, वो इस चीज को गौर से देखेंगे कि हाउ द फर्स्ट परस्यूज द सेकंड साइडवेज अक्रॉस द टैंक, कि किस तरीके से पहला केकड़ा दूसरे केकड़े को साइडवेज, बगल में से जाके, मतलब बगल में जाएगा, धीरे इसके साइड में आएगा, साइडवेज आएगा, है ना, अक्रॉस द टैंक, एंड मेक्स ए क्लच विद हिज क्लॉ, और फिर वो अपने जबड़े, मतलब अपने क्लच, अपने पंजे से उस पर अटैक करेगा। हाउ द सेकंड एल्यूड्स दिस, परंतु जो दूसरा केकड़ा जो बीच में खड़ा है, वो इस चीज को पूरा गौर से देख रहा है, और वो इस अटैक को एल्यूड कर देगा, मतलब इससे बच जाएगा। और फिर क्या करेगा वो इन हिज टर्न चेजेस हिज अपोनेंट ऑफ, और फिर वो अटैक करेगा तुरंत, वो उसके बच के फिर, क्योंकि जब सामने वाले ने अटैक किया है तो उसका डिफेंस कमजोर हो गया है, यानी उसको खुद की सुरक्षा का उसने कोई इंतजाम नहीं कर रखा, जब उसने अटैक किया उसका डिफेंस कमजोर हो गया। अब सामने वाले ने अटैक तो बचा लिया, तो अब वो अटैक करेगा तो सामने वाले का डिफेंस कमजोर है उस वक्त, वो संभल नहीं पाएगा, और वो उस केकड़े को भगा देगा वहां से। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई कि आप गए थे अटैक करने, खुद ही मात खा के आ गए। तो ये हो गया एक तरह से आउट फ्लैंकिंग, इसको बोलते हैं आउट फ्लैंकिंग। दिस ग्रोटेस्क्यू मैन्यूवर, ये जो खतरनाक चाल है ना, माय डियर बॉयज, द पेस्टर विल डिक्लेम। तो अक्सर एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो अक्सर ये चीज सिखाता है कि मे रिमेन इन योर माइंड एज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू लेटर विल बी कॉल्ड अपॉन टू डू इफ यू आर कॉल्ड टू सर्व योर कंट्री इन द पार्लियामेंट। की तुम ध्यान रखो, भविष्य में तुम्हें अगर पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका मिल जाए, संसद में पहुंचने का मौका मिल जाए, तो तुम्हें वहां क्या काम करने को मिलेगा। कहने का मतलब ये कटाक्ष कर रहा है पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों पे, वो लोग करते क्या है, वो ऐसे एक दूसरे को पटकनी देते रहते हैं। एक को सत्ता से निकाला, दूसरे को बैठाया, दूसरे को निकाला, तीसरे को बैठाया, एक पद उसके पास गया, एक उसके पास गया, सब एक दूसरे को, एक तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यही काम करना पड़ेगा वहां पे। ये एक तरह का टास्क हो गया। ठीक है, द यंगस्टर्स विल सून फॉरगेट ऑल अबाउट इट एज द फैशन ऑफ द बॉयज विद देयर लेसन्स। परंतु जो जवान जवान बच्चे होते हैं ना, वो सब ये शिक्षा को भूल जाएंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो खासतौर पर जो लड़के हैं वो इन लेसन को भूल जाएंगे, आपने सिखा भी दिया तो। बट फिर भी देखो, ऐसा होता है कि आपने 10th में कुछ पढ़ा, आपको बहुत कुछ याद नहीं रहता वो कॉलेज में पहुंचते पहुंचते, परंतु फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें याद रहती है, बेसिक चीजें। तो बोलता है कि राइटर बोल रहा है कि ठीक है, भूल जाते हैं बच्चे, ज्यादातर चीजें भूल जाएंगे, बट समथिंग, पर कुछ तो आई थिंक विल रिमेन इन द माइंड, उनके दिमाग में कुछ तो चीजें टिकी रहेंगी। दोज हाफ ऑब्सक्योर्ड बाय द टाइम, हो सकता है समय के साथ में वो धुंधली पड़ गई हो, आधी धुंधली हो गई हो, हाफ ऑब्सक्योर्ड, परंतु फिर भी कुछ ज्ञान तो बचेगा। इसलिए शिक्षा देना जरूरी है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज की शिक्षा कुछ हद तक देना जरूरी है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं दोगे तो जीरो रहेगा। अब सिखाओगे तो 50%, 20%, 25% कुछ तो टिका रहेगा दिमाग में। एंड व्हेन दे कम टू द वास्ट अफेयर्स ऑफ द विच वेस्टमिंस्टर द थिएटर, the object lesson of the two crabs will not be without service to them। तो जब उन लोगों को वेस्टमिंस्टर में क्या होता है, वेस्टमिंस्टर मतलब यहाँ पर है, वेस्टमिंस्टर की जगह मतलब वहां पार्लियामेंट है इंग्लैंड की, लंदन की, मतलब वो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है वहां वेस्टमिंस्टर में। जब भी वेस्टमिंस्टर बोला जाता है, इसका मतलब यूके की पार्लियामेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो वहां की पार्लियामेंट में क्या घटनाएं होती हैं, कैसे काम करता है, कैसे वहां चीजें होती हैं, तो इनको जब ये मतलब वहां जाएंगे, आप लोग बड़े होकर जब वहां पहुंचते हो, तो ये जो दो केकड़े की जो हरकत है ना, ये लेसन आपको दिमाग में आएगा वहां पे। एंड विल नॉट बी विदाउट सर्विस टू देम, और वो उनकी हेल्प जरूर करेगा, मतलब उनकी थोड़ी बहुत काम आएगा आएगा, बिना काम आए नहीं रहेगा। ये चीज, ये ज्ञान वहां पर उनको याद आएगा फिर कि कैसे करना है। ब्राइबरी आई टेक इट शुड नॉट बी टॉट एक्सेप्ट इन दैट पॉइंट ऑफ डिग्री। अब बोल रहा है कि ब्राइबरी, जो क्या बोलते हैं रिश्वत होती है, वो मुझे लगता है कि शुड नॉट बी टॉट, वो सिखानी नहीं चाहिए, except in the point of degree, for it comes naturally enough to all men both to give and to take bribes। क्योंकि मतलब डिग्री के रूप में, एक कोर्स के रूप में नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये सभी को नेचुरली आ जाती है, आदमी लेना और देना, ब्राइब्स लेना और देना सब खुद ही सीख जाता है। एंड ऑल दैट यू नीड टू फिक्स इन द यंग माइंड इज द डबल इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग एवरेज अपॉन द वन साइड एंड द लेविशनेस अपॉन द अदर। पर जो चीज सिखानी होती है वो ये है कि यंग माइंड को ये सिखाया जाए, डबल इंपॉर्टेंस, किस चीज की डबल इंपॉर्टेंस, की एक तरफ तो आप बहुत ज्यादा ग्रीड, एवरेज मतलब ग्रीड, लालच को अवॉइड करें, और एक साइड पे तो लालच को अवॉइड करें, और दूसरी चीज लेविशनेस, बहुत ज्यादा खर्चीलापन ना हो आपका, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा ना करें। ये दो चीज जरूर सिखानी चाहिए बच्चों को,
बाकी उनको ये ब्राइबरी लेना देना नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि ये वो नेचुरली खुद ही सीख जाएंगे। यहाँ ब्राइबरी का मतलब बेसिकली कह सकता है कि कम्युनिकेशन, लेन देन, बेसिकली उस नॉलेज की बात कर रहा है कि लेन देन जो चीज है ना वो हम वर्ल्ड में घुस के खुद ही सीख जाते हैं लेन देन करना। यहाँ वो रिश्वत लेने की बात नहीं कर रहा, वो तो इनडायरेक्टली उसने वर्ड इस्तेमाल किया, बाकी उसका कहना मतलब लेन देन, कम्युनिकेशन, इस तरह की बात के लिए बोल रहा है वो, इन चीजों के लिए बोल रहा है कि ये हमको खुद ही आ जाती है। हमें बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम बहुत ज्यादा लालची ना हो जीवन में, या फिर बहुत ज्यादा खर्चा ना करें। ठीक है। फॉर द टेकिंग ऑफ ए ब्राइब नो आर्ट और ट्रेनिंग व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड। क्योंकि ब्राइब सिखाने के लिए, ब्राइब लेने के लिए कोई कला नहीं चाहिए होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, हम ऐसे ही ले लेते हैं, ब्राइब ले ली तो, है ना। बट इन द गिविंग ऑफ द ब्राइब्स इट इज ऑफ सम इंपॉर्टेंस नॉट टू गिव टू मच। परंतु जब सामने वाले को रिश्वत देनी है तो उसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है नॉट टू गिव टू मच, की बहुत ज्यादा रिश्वत तो नहीं दे रहे कहीं, एंड एब्सोल्युटली वाइटल इंपॉर्टेंस नॉट टू ऑफर टू लिटिल। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कहीं बहुत कम तो नहीं दे रहे हो, ज्यादा दे दोगे तो आपका नुकसान है, ज्यादा पैसे चले गए, क्या पता कम में काम हो जाता, और कुछ ज्यादा ही कम दे रहे हो तो काम ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उस प्रैक्टिकल नॉलेज का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि सामने वाले से उससे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो, है ना। सामने वाले से बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो, तो हो सकता है कि वो पैसे आपको ना दे, क्योंकि उसके हाथ से पैसे जाते हैं दिखेंगे, बोलेंगे इतने थोड़ी हैं, इतने थोड़ी लगते हैं, कम ही लगेंगे, और तुम वहां फेल हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आप सामने वाले से पैसे मांग रहे हो, रेंज में मांग रहे हो, मीडियम में मांग रहे हो, 200 रुपए काम में मान लो आप इतने मतलब बराबर मान रहे हो, और पर सामने वाला कम पे कम किया जा रहा है, बोले नहीं मैं 100 ही दूंगा, तो हो सकता है कि आप रेडी नहीं हो काम करने के लिए, नहीं मैं तो नहीं कर रहा तेरा काम, रहने दे, 100 रुपए नहीं लूंगा मैं तो दोनों तरफ से ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप बहुत ज्यादा तो नहीं दे रहे हो या फिर बहुत कम तो नहीं दे रहे हो, दोनों तरफ ही ध्यान रखना पड़ता है। इट इज अपॉन दिस लास्ट पॉइंट दैट मैनी नोबल कैरियर हैज मेड शिपवरेक। क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट है ना, कौन सा, कि आप किसी को बहुत कम तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर काम ही नहीं होगा फिर तो इस पॉइंट पर, इस आखिरी पॉइंट पर बहुत लोगों के कैरियर बर्बाद हो गए। मेड शिपवरेक, क्योंकि वो जो पद चाहते थे, जो पोस्ट चाहते थे, वो उनको मिली नहीं। यहाँ तो डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है, क्योंकि ये नेताओं पे कटाक्ष कर रहा है ना। आई हैव इन माइंड वन पुअर फेलो, वो बोल रहा है कि मेरे दिमाग में एक गरीब व्यक्ति है, पुअर फेलो है, यहाँ गरीब नहीं मतलब पुअर फेलो मतलब बेचारा, सॉरी। कि मेरे दिमाग में एक बेचारे व्यक्ति का एग्जांपल है, जिसके फादर ने उसके लिए लगभग लगभग कुछ कुछ मिलियन पैसे छोड़ के गया उसका फादर। अब वो व्यक्ति जो है ना, ही वॉज परपेचुअली गटिंग डाउन, वो लगातार परपेचुअली लगातार गटिंग डाउन, मतलब वो बेसिकली उदास रहता है, निराश रहता है, विद ऑल मैनर ऑफ हेजिटेशन, साथ में उसको बहुत ज्यादा हिचकिचाहट रहती है, सम्स जस्ट इनसफिशिएंट टू परचेज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिजायर्स, और उसको लगता है कि उसके पास जो पैसे हैं ये इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त हैं उसकी इच्छा की चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो in the long run he had disbursed what should easily have commanded a high administrative position in the cabinet। तो उसने पैसे का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, और लॉन्ग रन में उसको कहा he had disbursed what should easily, जितना पैसा उसने खर्च किया है ना, उस पैसे में उसको इजीली मिल जाना चाहिए था कोई हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, कोई प्रशासन की बहुत ऊंची पद मिल जाना चाहिए था, बहुत ऊंचा पद मिल जाना चाहिए था कैबिनेट के अंदर, है ना, या फिर कहीं की वाइस रॉयल्टी मिल जानी चाहिए थी, या कहीं फर्स्ट क्लास एम्बेसी मिल जानी चाहिए थी, मतलब ये ऊंचे ऊंचे पद, सरकारी पद मिल जाना चाहिए थे उसको इतना पैसा खर्च करने के बाद में। परंतु उसने पैसे का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, उसको हेजिटेशन होती रही। क्यों? जहां पे ज्यादा पैसे देने वहां कम पैसे दिया होगा, है ना, जहाँ कम पैसे देने वहां ज्यादा पैसे दिया होगा, जो छोटा पद है उसके लिए ज्यादा पैसे दिया है, छोटा पद तो मिल गया, और जो जहाँ बड़ा पद था, जहां ज्यादा पैसे देने चाहिए तो वहां कम पैसे दे के आया, तो वहां पद ही नहीं मिला। तो उसने पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दिए, और जहां उसको एक इतने पैसे में एक बहुत अच्छा पद मिल जाता, येट ही हैड नथिंग टू शो फॉर इट, परंतु उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास एक क्या पद मिला है उसको, वन प्राइवेट सेक्रेटरीशिप, एक प्राइवेट सेक्रेटरीशिप, दो चेयरमैनशिप कमेटी, कमेटी की दो चेयरमैनशिप मिली है, और एक बैरोनेट्स, ये सब पद ही हैं छोटे मोटे, तो ये मिले हैं उसको। एंड दिस लास्ट वन बिकॉज ही वाज चाइल्डलेस, और ये बैरोनेट्स तो इसलिए मिल गया क्योंकि वो चाइल्डलेस है, उसका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए एक क्राइटेरिया होता है कि बैरोनेट्स उसी को मिलेगा, इसका कोई बच्चा नहीं है ना, तो इसलिए मिल गया है, तो वरना ये तो मिलता नहीं, ये भी नहीं मिलता। तो ये है कि टैलेंट का इस्तेमाल कहाँ कितना करना है, कैसे करना है, और उसके बदले में पैसे कितने लेने हैं, ज्यादा लेने हैं, कम लेने हैं, किस तरह लेने हैं, वो ध्यान रखना पड़ता है। ये पूरा ऐसे खत्म हो चुका है, वैसे काफी बड़ा ऐसे था, 2 वीडियो में चलो कंप्लीट हो गया, ये अच्छा हो गया। बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बार बार ये प्रैक्टिकल नॉलेज का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि चाहे वो ब्राइबरी की बात कर रहा हो, कि वो बात किसकी कर रहा हूँ, मेनली बात कर रहा है कमर्शियल वर्ल्ड की, कि जो आपका जो ये संसार है जहां पे सारे लेन देन होते हैं, ये बिजनेस वर्ल्ड है, वहां पे आप कैसे टिके रहोगे,
वहां पे आप किस तरीके से टिक सकते हो, किस तरीके से दूसरे लोगों को पछाड़ सकते हो, किस तरीके से खुद पैसा बना सकते हो, वहां पे ये सब टैक्टिक्स काम आती हैं। ये उनकी बात कर रहा है। तो एक तरीके से तो वो इन बिजनेस वर्ल्ड के टैक्टिक्स का मजाक भी उड़ा रहा है, उन पे कटाक्ष कर रहा है कि मान लोग कैसे ठगी करते हैं एक दूसरे से। पर दूसरी तरफ वो इस बात की जरूरत भी महसूस कर रहा है कि आज का मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है, इस कमर्शियल वर्ल्ड में ये टैक्टिक्स चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। और ये स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारे स्टूडेंट्स अक्सर सिर्फ डिग्री लेके घूमते रहते हैं। और वो डिग्री जो बीए की डिग्री है, या कोई भी बीएससी की डिग्री हो, बीकॉम की डिग्री हो, या फिर कोई और बीटेक की डिग्री हो, जिस डिग्री के साथ में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, तो आप मार्केट में आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप कुछ कमा नहीं पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज देना, मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ में किस तरीके से आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हो, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जानी चाहिए। इस बात, यही वो रिफॉर्म है, यही वो रिफॉर्म है जिसके ऊपर टाइटल है ऑन एन एजुकेशनल रिफॉर्म, कि ये रिफॉर्म लाना चाहिए एजुकेशन के अंदर कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए, जिसके आधार पर बच्चे कुछ कर पाए जीवन में। ठीक है बच्चों, ये अपनी वीडियो हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका मैं क्रिटिकल एप्रेशन आपको करा दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।